नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके में। दोस्तों आज मॉक टेस्ट 3 देखेंगे हम। और इससे पहले हमने दोस्तों मॉक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड देखे हैं, उनको आप जरूर देख लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के सेशन में आपने कितनी क्वेश्चन सही किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए आंसर करिए। किस कचूरी शासक ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? बसंत देव, भूदेव, ईष्टगण देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कचूरी कौन सा कचूरी शासक था जिसने जो है दोस्तों स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है दान में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बसंत देव। ठीक है। और आप सभी जानते हो दोस्तों बसंत देव को जो है कचूरी राजवंश का जो है संस्थापक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये आपका राइट रहेगा बसंत देव। और बसंत देव ने दोस्तों स्वर्णेश्वर नामक ग्राम जो है दान में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। रानी बाग की स्थापना जो है किसने की थी? तो रानी बाग जो हल्द्वानी के नज़दीक अब पड़ता है रानी बाग। ठीक है। तो रानी बाग की स्थापना किसने की थी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन देखिए, धामदेव, प्रीतम देव, कटारमल देव या फिर ब्रह्मदेव। तो 2 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। रानी बाग की स्थापना किसने की थी? तो 2 का राइट आंसर रहेगा प्रीतम देव। ठीक है। प्रीतम देव ने दोस्तों रानी बाग की स्थापना की थी अपनी पत्नी जो है जिया रानी के लिए की थी। ठीक है। यानी कि जिया रानी आप सभी जानते हैं। तो जिया रानी के लिए दोस्तों प्रीतम देव ने रानी बाग की स्थापना की थी। और साथ ही साथ याद रखेंगे रानी बाग में दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 13 और 14 जनवरी को जो है जिया रानी का मेला लगता है। 13 और 14 जनवरी को क्या लगता है? जिया रानी का मेला लगता है रानी बाग में, ये भी याद रखेंगे। और रानी बाग की स्थापना किसने की? प्रीतम देव ने अपनी पत्नी जिया रानी के लिए किया था। और जिया रानी को दोस्तों मौला देवी पुंडीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? मौला देवी पुंडीर। ठीक है, पुंडीर से याद रखेंगे। मौला देवी पुंडीर के नाम से भी जो है दोस्तों जिया रानी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए। प्रसिद्ध भूगोलवेता टॉलमी ने कुनिंदों को क्या कहा है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों क्या कहा है। प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं टॉलमी। तो टॉलमी ने कुनिंदों को क्या कहा है बताना आपने। बताइए। कुलेद्रा, कुलेण, कुलेंद्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुलेंद्र। तो सी आपका राइट रहेगा। प्रसिद्ध भूगोलवेता टॉलमी ने कुनिंदों को क्या कहा है? कुलेंद्र कहा है, याद रखेंगे। सी राइट रहेगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में रजत मुद्राओं का भार था। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में मैंने आपको बताया था कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है रजत मुद्राओं का भार क्या था। ऑप्शन देखिए, 25 से 28 ग्रेन, 31 से 38 ग्रेन, 30 से 35 ग्रेन या फिर 32 से 36 ग्रेन। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में रजत मुद्राओं का भार क्या था? तो राइट आंसर रहेगा 31 से लेके 38 ग्रेन के मध्य था। ठीक है, बी राइट रहेगा। ये रजत मुद्राओं का भार है। ठीक है। और आपको अगर पूछा जाता है कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में ताम्र मुद्राओं का भार, ठीक है, ताम्र का पूछा जाता है तो ताम्र मुद्रा का भार क्या था? 9.2 से लेके आपका 252 ग्रेन तक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, 9.2 से लेके 252 ग्रेन तक जो है दोस्तों ताम्र मुद्राओं का भार था अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कि जो आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि रजत मुद्राएं उनका भार किस प्रकार से था। और जो ताम्र मुद्राएं थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, आंसर करिए इसका। चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में
किसका अंकन मिलता है? ऑप्शन देखिए, पुरुष, महिला, घोड़ा या फिर गाय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? चतरेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किसका अंकन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, पुरुष का अंकन मिलता है। और पुरुष का अंकन जो है किस प्रकार से किया गया है? पुरुष का अंकन जो है दोस्तों, भगवान शिव की तरह किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो छत्रेश्वर या चतरेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी दोस्तों, इसमें किसका अंकन था? इसमें पुरुष का अंकन मिलता है और पुरुष का अंकन जो है भगवान शिव की तरह किया गया है। और पुरुष की जटाएं अंकित की गई हैं। ठीक है, पुरुष के हाथ में त्रिशूल अंकित किया गया है और साथ ही साथ एक हाथ में खाल जो है अंकित की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये चतरेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी, ये दोस्तों, इसमें दोस्तों ब्राह्मी लिपि में दोस्तों एक लेख लिखा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि जो ये चतरेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी, इनमें ब्राह्मी लिपि से एक लेख लिखा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में एक लेख जो है इसमें लिखा था। ठीक है, कौन सा लेख लिखा है? वो है आपका भागवत चतरेश्वर महात्मना। ठीक है, क्या है? भागवत चतरेश्वर, भागवत चतरेश्वर महात्मना। ठीक है, तो ये जो है इसमें लेख लिखा था, महात्मना। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो आपको ये बताना है दोस्तों कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था। दोस्तों आज स्पेशली आपको जो है उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड जीके में इतिहास और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सोमचंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक ने की थी? सोमचंद ने की थी। ठीक है, और ये चौथानी ब्राह्मणों में कौन कौन से ब्राह्मण थे मैंने आपको बताया था। इसमें थे आपके तिवारी। ठीक है, कौन थे? तिवारी और पांडे, तिवारी पांडे, साथ ही साथ विष्ट, विष्ट के साथ आपको याद रखना है देवलिया पांडे। ठीक है, देवलिया पांडे, देवलिया पांडे। तो ये थे आपके आपके चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, इनकी नियुक्ति की थी सोमचंद्र ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। और सोमचंद्र से दोस्तों कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। सोमचंद्र जो है चंद वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, और इसने जो है 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी, मैंने आपको बताया था। तो 4 किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था अगर पूछा जाता है तो? सोमचंद। 4 किलेदार जो थे कौन थे? 4 किलेदार जो हैं जिनकी नियुक्ति सोमचंद ने की थी, उनका नाम याद रखना है आपको। पहला कार्की। ठीक है, कार्की बोरा, कार्की बोरा तड़ागी, कार्की बोरा तड़ागी और चौधरी। तो ये 4 जो हैं आपने याद रखने हैं। ये 4 किलेदारों की नियुक्ति किसने की थी? सोमचंद ने की थी। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है सोमचंद का जो सेनापति था वो कौन था? कालू तड़ागी था। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसने की थी? अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद शासक ने की थी, तो आपका आंसर रहेगा सोमचंद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ सोमचंद से आपको याद रखना है राजबुंगा का किला किसने बनाया? तो सोमचंद ने बनाया। तो सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता रखा है टॉपिक। ठीक है, चंदवंश, पंवार वंश, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप डिटेल वीडियो को जरूर देखें पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, पुस्तक बताना है आपको किसने लिखी है। पुस्तक का नाम है देखिए रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए एटकिंसन, डब्ल्यू फ्रेजर, नेपोलियन या फिर अल्बर्ट स्टीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसने लिखी है? तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। अगर आपको पूछा जाता है कि डब्ल्यू फ्रेजर ने ये पुस्तक जो है कब लिखी, ठीक है, तो कब लिखी?
1813 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी डब्ल्यू फ्रेजर ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस पुस्तक में हमें क्या जानकारी मिलती है? इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि चंदवंश का संस्थापक कौन था? चंदवंश का संस्थापक था थोहर चंद। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं आपको चंदवंश से, तो याद रखेंगे थोहर चंद जो है, अगर पूछा जाता है आपको चंदवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था आपका थोहर चंद। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है चंदवंश का संस्थापक कौन था, तो तब आप करेंगे सोमचंद। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें हमें जानकारी मिलती है कि चंदवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? थोहर चंद था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कब लिखी गई ये पुस्तक? 1813 में लिखी डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आंसर करिए, किस चंद शासक ने सिरोला ब्राह्मण को अपना रसोइया बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि सिरोला ब्राह्मणों की जो है दोस्तों अपना रसोइया जो है किसने बनाया था, किस चंद शासक ने बनाया था? तो ऑप्शन है देखिए, भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद या लक्ष्मी चंद। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा रुद्रचंद। ठीक है, याद रखेंगे रुद्रचंद ने दोस्तों सिरोला ब्राह्मणों को जो है अपना रसोइया बनाया। क्यों बनाया दोस्तों? क्योंकि समाज में काफ़ी भेदभाव था, उस भेदभाव को दूर करने के लिए जो है रुद्रचंद ने सिरोला ब्राह्मणों को अपना क्या किया? रसोइया बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, न्योवाली व बिस्टाली अदालतों का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए, न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? ऑप्शन देखिए, तिरमल चंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद या फिर दिलीप चंद। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया है दोस्तों। न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण जो है किस चंद शासक ने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 9 का राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी चंद। ठीक है, सी राइट रहेगा। देखिए दोस्तों, जो न्योवाली अदालत थी, ये किस प्रकार की अदालत थी? ये समस्त जनता के लिए थी। ठीक है, समस्त जनता के लिए कौन सी अदालत थी? वो थी न्योवाली अदालत। ठीक है, समस्त जनता के लिए। और जो विस्टाली अदालत थी, विस्टाली अदालत दोस्तों ये सैनिक मामलों के लिए थी। ठीक है, किसके लिए थी? सैनिक मामलों के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो दोनों जो अदालतें हैं इनका निर्माण किसने किया था? चंद शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ लक्ष्मी चंद से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लक्ष्मी चंद से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्ष्मी चंद कौन था? तो ये रुद्रचंद का कौन था? रुद्रचंद का छोटा पुत्र था। ठीक है, रुद्रचंद का छोटा पुत्र कौन था? लक्ष्मीचंद। ठीक है, किसका पुत्र था? रुद्रचंद का। ठीक है, रुद्रचंद का पुत्र था। और साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को कहा जाता है लखुली बिराली। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है लखुली बिराली किस चंद शासक को कहा जाता है? लखुली बिराली। ठीक है, लखुली बिराली किसको कहा जाता है? लखुली बिराली लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, पैनुगढ़ दुर्ग में दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें युद्ध में हार के बाद जो है रिंगाल की टोकरी में जो है लक्ष्मीचंद को जो है छुपा कर लाया गया था, तो इसीलिए इसको लखुली बिराली कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, लक्ष्मीचंद को दोस्तों क्या कहा जाता है? अल्मोड़े का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अल्मोड़ा का निर्माता किसको कहा जाता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अल्मोड़ा का निर्माता। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है अल्मोड़ा का निर्माता किस चंद शासक को कहा जाता है? तो लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, याद रखेंगे। और लक्ष्मी चंद ने दोस्तों इसलिए कहा जाता है अल्मोड़ा का निर्माता लक्ष्मी चंद को, क्योंकि इसने दोस्तों अल्मोड़ा में अनेक बागों की स्थापना की, बागानों की स्थापना की अनेक, जिसमें आपका नरसिंहवाड़ी, पांडुखोला, लक्ष्मेश्वर बाग, कई तरह के जो है अनेक बागों का निर्माण किया अल्मोड़ा में। इसीलिए दोस्तों लक्ष्मी चंद को जो है अल्मोड़ा का निर्माता कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर करिए, परमार वंश या पवार वंश का 24वां शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, कनकपाल, सोनपाल, अनंतपाल या सुरपाल।
तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, परमार वंश या पवार वंश का 24वां शासक कौन था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सोनपाल। तो सोनपाल दोस्तों 24वां शासक था पवार वंश का या परमार वंश का। और साथ ही साथ आपको सोनपाल से एक चीज़ याद रखनी है, सोनपाल ने दोस्तों अपनी राजधानी जो है, पूछा जाता है कि कौन सा चंद्र शासक परमार वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी जो है भिलंगना घाटी बनाया, यानी कि टिहरी को बनाया। तो राइट आंसर रहेगा सोनपाल। सोनपाल ने दोस्तों भिलंगना घाटी, ठीक है, याद रखेंगे भिलंगना घाटी यानी कि टिहरी को जो है अपनी राजधानी बनाया, किसने? सोनपाल ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए गोरखा काल में बहता कर क्या था? तो मैंने सारे कर बताए हैं आपको गोरखा काल के। तो गोरखा शासन में कौन कौन से कर थे, सभी करों के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो आपको बताना है गोरखा काल में बहता कर क्या था। ऑप्शन देखिए, भूमि कर, ब्राह्मणों पर लगने वाला कर, कपड़ों पर लगने वाला कर, या फिर छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? 11 का राइट आंसर रहेगा छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? बहता कर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर गोरखा काल में कौन सा था? बहता कर। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, ई ग्रीच, डी टी रॉबर्ट्स, जे आर ग्रिक, या फिर जे आई आर्स्किन। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई? तो 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी टी रॉबर्ट्स। ठीक है, मैंने आपको सारे जो हैं कुमाऊं के जितने भी कमिश्नर हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए, वहां से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई अगर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब हुई? तो दोस्तों याद रखेंगे 1893 में हुई। ठीक है, 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तो उस समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? डी टी रॉबर्ट्स था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत जो है किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, एल ओ गोयन, पी विंडम, जे सी एक्टन, या फिर जे एम कैंपबेल। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 13 का पी विंडम। ये सारे कमिश्नर मैंने आपको बताए हैं, इनको आप जरूर अच्छे से देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुली बेगार प्रथा का अंत कहाँ हुआ? तो ये बागेश्वर में हुआ। ठीक है, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में 13-14 जनवरी को हुआ, 13-14 जनवरी 1921 में। ठीक है, और उस समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? पी विंडम था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पी विंडम का आपको कार्यकाल पूछा जा सकता है। तो पी विंडम का कार्यकाल था 1914 से लेके 1924 तक। पी विंडम का जो है क्या था? शासनकाल था। ठीक है, और इसी समय दोस्तों इसी के शासनकाल में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, असहयोग आंदोलन चला, तो सारी चीजें हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करिए दोस्तों, निम्न में कौन कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें बताना है आपको कि कुमाऊं परिषद का सदस्य कौन नहीं था। ऑप्शन देखिए, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी। तो इसमें से कौन नहीं था सदस्य, वो बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर रहेगा विक्टर मोहन जोशी। तो दोस्तों विक्टर मोहन जोशी कुमाऊं परिषद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। कुमाऊं परिषद के सदस्य कौन कौन थे आपको याद रखना है। इंद्रलाल शाह थे, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, और इनके साथ ही साथ आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जीबी पंत, ये भी सदस्य थे कुमाऊं परिषद के। हरगोविंद पंत, ठीक है, हरगोविंद पंत भी क्या थे? कुमाऊं परिषद के सदस्य थे।
ठीक है। और हरगोविंद पंत के साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है, प्रेम वल्लभ पांडे भी थे, प्रेम वल्लभ पांडे। तो प्रेम वल्लभ पांडे भी क्या थे, कुमाऊं परिषद के क्या थे, सदस्य थे। मोहन जोशी मैंने आपको बता दिया। बद्रीदत्त पांडे थे, ठीक है, मैं ऊपर बता दिया, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, ठीक है। इन सभी को आप याद रखेंगे, इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का आपको गठन पूछा जा सकता है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, याद रखेंगे 30 सितंबर, कब हुआ, 30 सितंबर 1916 को दोस्तों क्या हुआ, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। कहाँ हुआ अगर पूछा जाता है तो नैनीताल में हुआ, ठीक है, नैनीताल। तो ये भी याद रखें आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कुमाऊं परिषद से ही है। आपको बताना है कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, काशीपुर, कोटद्वार या फिर टनकपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका 15 का। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोटद्वार। तो कोटद्वार में तीसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का। और याद रखेंगे दोस्तों, यह एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था। याद रखेंगे, एकमात्र अधिवेशन पूछा जा सकता है आपको कि एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ वो कौन सा अधिवेशन था, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था, ठीक है। तीसरा अधिवेशन अगर आपको पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ, ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1919 में, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ, 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, कोटद्वार में हुआ, ठीक है, कोटद्वार में। और अध्यक्षता किसने की ये पूछा जाता है दोस्तों, अध्यक्षता की बद्री दत्त जोशी के द्वारा, ठीक है, बद्री दत्त जोशी, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बद्रीदत्त पांडे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे जो है ये वो थे आपके टनकपुर में जो आपका कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था पांचवा, उसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन जो कोटद्वार में हुआ था 1919 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। मैंने आपको सारे कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन बता रखे हैं, सारे अध्यक्ष बता रखे हैं उसके, ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा, तो याद रखेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पहला जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में, और अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1918 में हुआ था हल्द्वानी में, और अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला के द्वारा। तीसरा अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का 1919 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोटद्वार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी के द्वारा, और यह एकमात्र अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ था। उसके बाद चौथा अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का 1920 में हुआ, चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत के द्वारा। पांचवा हुआ था कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन हुआ था 1923 में, टनकपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। और छठा अधिवेशन हुआ था 1926 में, और वो हुआ था आपका गनियातोली रानीखेत में, जिसकी अध्यक्षता की थी मुकंदी लाल ने, ठीक है। ये सारे आपको जो है याद रखने हैं, पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और कब हुआ अधिवेशन, कब हुए और कहाँ हुए, और अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है देखिए, उत्तराखंड में सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बताना है आपने, ठीक है। उधम सिंह नगर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सबसे कम, तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, 17 है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो है बुरांस की ऊंचाई कितने फीट होती है, यानी कि आपको बताना है कि जो राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का बुरांस, तो इस बुरांस वृक्ष की ऊंचाई कितने फीट
होती है। ऑप्शन देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 35। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 17 का राइट आंसर रहेगा आपका 20 से 25 फीट जो है दोस्तों बुरांस वृक्ष की ऊंचाई होती है। ठीक है, बी राइट रहेगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों बुरांस जो वृक्ष है दोस्तों ये सदाबहार वृक्ष है और इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाता है। तो वानस्पतिक नाम क्या है बुरांस का? तो बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, अर्बोरियम। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। और बुरांस वृक्ष की ऊंचाई कितने फीट होती है? तो 20 से 25 फीट के बीच में होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव पद पर जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर रहेगा आपका रंजन मिश्रा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। रंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रमुख, उत्तराखंड का प्रमुख जो है उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव पद पर। ठीक है, याद रखेंगे, याद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको सारे उद्यान बता रखे हैं, तो आपको बताना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1989। ठीक है, 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई दोस्तों। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस जनपद में है? तो ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और पूछा जा सकता है आपको साथ ही साथ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है, अगर पूछा जाता है आपको तो क्षेत्रफल इसका याद रखेंगे 2390 जो है वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है और उत्तरकाशी जिले में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। आंसर करिए, रामपुर तिराहा जिसको हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ ये बताना है आपने। तो रामपुर तिराहा कांड कब हुआ? 1 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 और 1 सितंबर 1994, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा रहेगा बताइए? 2 अक्टूबर 1994। तो 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था? रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, याद रखेंगे। और इस कांड में जो है दोस्तों मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड में जो है काफ़ी लोग शहीद हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन शहीद हुए कौन नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है ग्रीस जो शहीद हुए उनमें नाम आता है ग्रीस कुमार, ग्रीस कुमार भद्री। ठीक है, नाम याद रखेंगे। रविंद्र रावत, रविंद्र रावत। ठीक है, रविंद्र रावत। सत्येंद्र चौहान, सत्येंद्र चौहान नाम आप नोट कर लें। साथ ही साथ अशोक कुमार, ये जो हैं रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। ठीक है दोस्तों, बी राइट रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपका जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपने कितने क्वेश्चन आज के सेशन में सही किए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।